हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद अमन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और इसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी चीज़ बता दी थी। आज हम इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे लेसन को कवर करते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी के ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम सबसे पहला क्वेश्चन आपस में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नियम जो है यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो आखिर है क्या। तो बेटा ये नियम के स्पेस में आपस में बॉडीज एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यही आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाता है कि इन स्पेस एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी एवरी बॉडी अट्रैक्ट वन अनदर बॉडी। इसी को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और जो इस पर फोर्स लगता है और जो इस पर बल लगता है वो उन बॉडीज़ के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में m1 मल्टीप्लाई m2 समझाया था। ठीक है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये लॉ क्या है। ये लॉ वो है जिसमें स्पेस में हर बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करती है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो बल लगता है वो उनके मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मैंने आपको बताया था F = m1 मल्टीप्लाई m2, और जो उनके बीच की दूरी है उनके स्क्वायर के बराबर होता है। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है। ओके, आप समझ गए होंगे इसे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड of the gravitational force between the earth and an object on the surface of earth। क्वेश्चन को समझिए। वो कह रहे हैं फॉर्मूला लिखकर दिखाइए किसमें, जिसमें हम मैग्नीट्यूड हम साइज को बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि F, ये जो मैंने F लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स F किसके बीच में, अर्थ और किसी वस्तु के बीच में। तो वो फॉर्मूला सेम है, यानी अर्थ और जो वस्तु के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कह रहे हैं उसका फॉर्मूला लिखिए, और वो फॉर्मूले में चीज़ क्या क्या होती हैं उनको बताइए। वेरी सिंपल, F = G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r²। ये रहा फॉर्मूला। सेम, पहला इन्होंने हमसे नियम पूछ लिया, लॉ पूछ लिया, दूसरा इन्होंने हमसे फॉर्मूला पूछ लिया। थिंग्स आर सेम। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ रहे हैं फॉर्मूला क्या है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द साइज ऑफ द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, यानी एक अर्थ के बीच में और दूसरी वस्तु के बीच में यदि हम उससे बल का फॉर्मूला बताना है तो सेम फॉर्मूला आपका यही कहलाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण में ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी आगे इसको पूरा क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, कि आप फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं। लास्ट वॉइस मैसेज में ही मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया है कि फ्री फॉल, मान लीजिए ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है। अब जो वस्तु गिर रही है उस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है ना, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वस्तु पृथ्वी की ओर खींचे जा रही है। अब उस पर अगर कोई भी फोर्स, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा अगर कोई और बल नहीं लग रहा, नॉट अनदर एनी फोर्स,
वो उसके ऊपर नहीं लग रहा, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही लग रहा है, तो उस वस्तु को हम बोलेंगे कि उसका फ्री फॉल हो रहा है। यानी वो केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही पृथ्वी की ओर खिंचती चली जा रही है, पृथ्वी की ओर ही एक्सीलरेट हो रही है, यानी उसका त्वरण सीधा नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड बिल्कुल नीचे जा रही है। हम उसको ना तो कोई फोर्स लगा रहे, जोर से नहीं फेंक रहे, फ्री फॉल, हमने हाथ में ऐसे लिया और उसको आराम से ऐसे छोड़ दिया, बस हमने ऐसे छोड़, इसे कहेंगे फ्री फॉल। समझ गए बेटा फ्री फॉल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए मेरे ख्याल से अब ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझिएगा जरा। एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण, ठीक है। मैं लास्ट चैप्टर में आपको स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये तीनों चीज़ों को समझा चुका हूँ, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। यानी चाल, वेग और त्वरण। जिन बच्चों ने ध्यान से देखा है, पुरानी वीडियोस को ध्यान दिया है, तो उनको ये चीज़ पता होगी। तो अब ये पूछ रहे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। अब देखिए, हम किसी वस्तु को अगर ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है ना, अब हम उससे वस्तु को फेंक रहे हैं तो उसमें अपने आप एक्सीलरेशन हो रहा है, उसमें त्वरण हो रहा है, जो कि कभी भी वस्तु के मास के ऊपर निर्भर नहीं होता। मैंने ये आपको उदाहरण बताया था कि एक पंख को हम फेंक रहे हैं और एक सिक्के को हम फेंक रहे हैं, तो हालांकि पंख उसमें देर में आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझाई गई थी, आपको ये चीज़ समझाई गई थी कि उसमें वो दोनों चीज़ें वास्तविक तौर पे नीचे एक साथ ही गिरती हैं। वो तो एयर रेजिस्टेंस के कारण जो है पंख हमारा देर में आता है, लेकिन अगर वैक्यूम हो, हवा हो, अगर हवा ना हो, केवल वैक्यूम हो, तो दोनों वस्तुएं, चाहे पंख हो, चाहे सिक्का हो, चाहे पत्थर, वो एक साथ ही नीचे गिरेगा। तो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से एक्सीलरेट करते हैं, यानी वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है, वो ग्रेविटी यानी जो पृथ्वी का बल है, ग्रेविटी, वो उसके कारण वो जो एक्सीलरेशन हो रहा है और जो वस्तु के मास के ऊपर निर्भर नहीं होता, उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो है ग्रेविटी का, इसको हम स्मॉल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू हमने बता रखी है आपको, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। लेकिन जो छोटा जी, जिसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आपकी किताब के क्वेश्चंस हैं। अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। मास एंड वेट। मास हम बोलते हैं द्रव्यमान को, और वेट बोलते हैं भार को। तो ये कह रहे हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, ये वास्तव में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो वस्तु का द्रव्यमान है वो हम किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा होती है, यानी कितना मैटर उसके अंदर मौजूद है, यानी कितना पदार्थ है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर द प्रेजेंस ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। यानी किसी भी वस्तु में मैटर की कितनी मात्रा है, पदार्थ की कितनी मात्रा है, वो हमारा मास कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें आप साथ साथ में। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट
in an object is called mass. हिंदी में भी लिख सकते हैं कि पदार्थ की जो मात्रा किसी वस्तु में मौजूद होती है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। अब क्या है, वेट किसे कहते हैं। अब वेट को समझिएगा, वेट किसे कहते हैं। ये तो पदार्थ की मात्रा हो गई जिसे हम द्रव्यमान कह रहे हैं। अब वेट यानी कि भार क्या है। भार एक ऐसा बल है जिसके कारण किसी वस्तु को पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है। भार एक ऐसा बल होता है जिसके कारण किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी सेंटर ऑफ द अर्थ पर आकर्षित करती है। और आप ध्यान दें, जो हमारा मास है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। वेट बदल सकता है, वेट बदल सकता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और जो इसका मात्रक है वो होता है न्यूटन। तो दोनों की डेफिनेशन के साथ साथ आपको इनके मात्रक भी पता होने चाहिए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मास और वेट में क्या अंतर है। मास वो है जो वस्तु के अंदर कोई पदार्थ की या मैटर की मात्रा है, उस द्रव की मात्रा है, कितनी मौजूद है उसके अंदर। ठीक है। और जो वेट है हमारा वो एक ऐसा बल है जिस बल के कारण पृथ्वी उसको अपने सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ आकर्षित करती है। इसका मात्रक होता है हमारा भार, किलोग्राम। सॉरी, मास का जो होता है वो किलोग्राम होता है, और जो वेट का होता है वो होता है हमारा न्यूटन। ये हमने जब न्यूमेरिकल्स किए तो उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो बेटा आप द्रव्यमान और मास का अंतर समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हम अब देखते हैं। देखिए, कई बार आपने इस क्वेश्चन को सुना होगा कि हमारा वेट अगर पृथ्वी पे इतना है तो हमारा चंद्रमा पर वेट कितना होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब ये आपका इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी कि चंद्रमा पर वो अर्थ का 1/6 क्यों होता है। 1/6 क्यों होता है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए कि व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का जो वेट है, यानी कि भार की बात कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का जो वेट है वो मून पर अर्थ का मुकाबले 1/6 होता है। अर्थ का 1/6 होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चंद्रमा का रेडियस है और जो मास है, चंद्रमा का जो रेडियस है और जो मास है। अब रेडियस क्या होता है डस्टर, इसका इतना बड़ा आंसर नहीं है, बहुत छोटा सा ही आंसर है। रेडियस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। यानी अगर ये चंद्रमा है, इसका रेडियस हो गया ये। इसी तरह अगर ये पृथ्वी है, इसका रेडियस हो गया ये r। यहाँ से ये O है, ये O है, ये A मान लिया, ये A मान लिया, तो OA चंद्रमा का R और ये OA। आप दोनों को ध्यान से देखिए कि जो चंद्रमा है, जो उसका मास और त्रिज्या है वो पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम होता है, वो पृथ्वी के मुकाबले कम होता है। इसी कारण से हमेशा जो भार है वस्तु का वो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 पार्ट होता है। ठीक है, उसका रेडियस और मास छोटा होने के कारण। ये आप सबको मालूम है, पृथ्वी का मास भी ज़्यादा है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान है वो उसका ज़्यादा है पृथ्वी का, और चंद्रमा का कम है। और जो रेडियस है, त्रिज्या है पृथ्वी की, वो भी ज़्यादा है और चंद्रमा की कम है। इस कारण से 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप अपना जो क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दूँ फिर मैं आपको उसके बारे में समझाता हूँ। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? यानी जब आप वेइंग मशीन पे अपना वजन कर रहे हैं, जब आप वेइंग मशीन पे अपना वजन कर रहे हैं तो वो आपका उसमें 42 kg आता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या आपका मास 42 है या उससे कम या ज़्यादा हो सकता है? सोचिए। और अगर कम है तो क्यों है, और ज़्यादा है तो क्यों है? थोड़ा सा अपने आप भी आप इसमें दिमाग लगा के सोचिए कि क्या होता है। देखिए बेटा, हमारे प्रेशर में एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं बॉयंसी। क्या कहते हैं? बॉयंसी। अब बॉयंसी होती क्या है? बॉयंसी बोलते हैं जब किसी वस्तु को पानी के अंदर पार्शली या पूरा रखा जाए तो उसके ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, यानी जो प्रेशर लगता है एक अपवर्ड। कोई भी वस्तु आप कभी भी आपने देखा होगा, आप पानी के ऊपर आप किसी डाल रहे हैं उसके अंदर तो आपको एक ऊपरी दबाव लगता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा तो वो दबाव ऐसा लगता है। देखिए इसी तरह हवा में भी क्या होता है कि अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड दबाव पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा वजन थोड़ा उससे थोड़ा कम सा आता है, हम लगता है कि हमारी बॉडी स्लाइटली लाइटर है, स्लाइटली लाइटर है, लेकिन एक्चुअल में वो जो वेट है वो उससे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर आपका 42 आ रहा है तो क्या वो एग्जैक्टली 42 ही होगा? तो अपवर्ड थ्रस्ट के कारण वो 42 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 42 नहीं होता, ना उससे कम होता है। अपवर्ड जो एयर का थ्रस्ट है, जो ऊपर को दबाव डाल रहा है, उसके कारण से 42 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में चेंज हो जाता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जब उनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया जाए। डिस्टेंस को तो हमारा फॉर्मूला होता है F = 1/r²। देखिएगा, अब वो कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो क्या होगा, देखना ध्यान से। तो F डिस्टेंस को कर दिया आधा, तो ये हो गया आधा, ये कर दिया मैंने आधा। इससे क्या हुआ, F = 1/1/4 भाई ये स्क्वायर है ना, तो F = 1 × 4/1। तो बल कितना हो गया, 4 टाइम्स। यानी अगर हम डिस्टेंस को आधा कर देंगे, डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो जो फोर्स है इट विल बिकम द 4 टाइम्स। तो वही इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है और डिस्टेंस को हम आधा कर दें, ये मैंने डिस्टेंस को आधा कर दिया, आधा यानी 1/2। तो 1/2 किया तो फोर्स कितना आ गया, देखिए हल करने के बाद F = 4 आ गया। आंसर हो गया आपका 4 टाइम्स। नोट करिए इसे, उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो मैंने अभी आधा
इसी तरह अगर कभी कभी 1/3 कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, या हमने फोर्स को डबल कर दिया तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सेम वो इसी ही फॉर्मूले से निकाला जाता है। ठीक है, ओके, आपने नोट कर लिया होगा। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, साइंस को पढ़ने के लिए पहले आपको अपने अंदर का इंटरेस्ट जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस में काफ़ी टिपिकल टर्म्स आती हैं जिसे हम कभी हमने सुना नहीं होता। अब जैसे मैंने बॉयंसी बोला, ठीक है ना, उत्प्लावन। अब अगर हमने ये वर्ड सुना नहीं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आएगी, इसलिए किताब में से आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो प्रेशर में अपवर्ड थ्रस्ट की बात की, अब ये थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है प्रेशर पर यूनिट एरिया, उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, और प्रेशर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी टिपिकल टर्म्स होती हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें सुनते हुए कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अंदर से अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और पढ़ने की इच्छा रखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। इसमें what is the magnitude of the gravitational force between the earth and of a 1 kg object, earth and 1 kg object on its surface। ऑब्जेक्ट, अब दो चीज़ें होती हैं हमारी मास, एक m1 और m2 होता है। तो इन्होंने हमें m2 दे दिया 1 kg, ठीक है बेटा। और उसके बाद कह रहे हैं जो मास है अर्थ का वो है 6 × 10⁻²4, जो अर्थ का मास है यानी m1 इजिकल टू 6 × 10⁻²4, ये इन्होंने दिया हुआ है हमें। और उसके बाद कह रहे हैं जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 6.4, रेडियस इजिकल टू 6.4 × 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर। एंड जी की वैल्यू इन लोगों ने हमें दे रखी है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी हमें फोर्स निकालना है, उसका साइज निकालना है। फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का भार जो हमें दे रखा है उसका द्रव्यमान 1 kg दिया हुआ है ऑफ इट्स सरफेस, जिसमें मास ऑफ अर्थ दे रखा है और रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया हुआ है। तो पहली नज़र में जो जो हमें दिया हुआ है उससे हमें साफ पता चल जाता है कि हमारा इसमें जो फार्मूला लग रहा है वो वही फार्मूला F = G m1 × m2 / r², यही फार्मूला लग रहा है हमारा। तो G की वैल्यू है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई m1 है आपका 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 और m2 आपका 1 है, ठीक है। और नीचे जो आपका है वो आ रहा है आपका r², r क्या है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सेम ऐसे 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻24 हमने ऊपर उतार लिया। नीचे 6.4 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 को, तो कितना आ गया 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24, 36 और 2 38, ठीक है। 5 4 9 और 10 आ गया 40.96 मल्टीप्लाई 10⁻12, क्योंकि 6 दूनी 12, ठीक है। आगे देखिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब 6.7 इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए, 6.7 को मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, 6.7 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 7 are 42, 6 6 are 36 and 4 40, it will come 40.2, तो 40.2 मल्टीप्लाई 10⁻24 और नीचे आ गया 40.96
मल्टीप्लाई, ये -4 प्लस करके हम नीचे ले आए, मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, जगह कम है मैं इसको यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, तो 10 की पावर 12, 10 22 और एक 23, कितनी हो गई 23, 10 की पावर 23, क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे, अगर आधार एक जैसा होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी 10 की पावर 24 है, यहाँ पे 10 की पावर 23, तो ये कट गया, बिकॉज से पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया है, ऊपर केवल 10 बचा, तो हमारा बचा 40.2 अपॉन 40.96 मल्टीप्लाई केवल 10 बचा। अब मेरे को जब इसे सॉल्व करना है तो मैं डेसिमल को हटा लूंगा, क्या बच गया 402 अपॉन 10, इसका डेसिमल हट के नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई 4096, इसका डेसिमल हट के ऊपर 100 आ गया, और ये 10 पहले से ही है तो सीधा 1000 हो गया, हो गया नहीं हो गया, तो हमारा क्या बचा 402000 अपॉन, इसको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे 40960, इन दोनों को आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और वो जो आंसर है आपका आएगा पूरा पूरा 9.8 न्यूटन, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 9.8 न्यूटन आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन था हमें मैग्नीट्यूड निकालना था कि हमें अगर एक वस्तु है उसका मास हमें 1 kg दे रखा है, और जो अर्थ का मास है वो 6 × 10⁻24 है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो मैं कई बार इसको बता चुका हूँ बेटा, 4 नंबर की न्यूमेरिकल ये आती है आपको एग्ज़ाम में, तो जितना इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप उतार लें पहले जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ एंड द मून, यानी पृथ्वी और चंद्रमा अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक दूसरे के आपस में आकर्षित होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attract the earth। अब ये कह रहे हैं कि जितना बल पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचने में लगाती है, क्या चंद्रमा भी उतना ही बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचने में लगाता है, या कम और ज़्यादा लगाता है अर्थ, या चंद्रमा कम और ज़्यादा लगाता है। तो इसका आंसर ध्यान दीजिए बिल्कुल सिंपल है, जितना पृथ्वी अट्रैक्शन का बल लगा रही है, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा भी उतना ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन करता है पृथ्वी के ऊपर, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल इतना था कि क्या पृथ्वी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है मून के ऊपर, या मून ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है चंद्रमा के पृथ्वी के ऊपर। तो इसका आंसर है दोनों बराबर ही लगाते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, अगर चंद्रमा पृथ्वी को अट्रैक्ट करता है, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, अगर चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर क्यों नहीं जाती। तो बेटा ध्यान रखिए, इसके पहले क्वेश्चन में भी जो मैंने आपको बताया था, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लिंक पहले क्वेश्चन से ही है। मैं पहले क्वेश्चन में दोबारा आता हूँ पहले, जिसमें हमने आपसे ये पूछा था
कि क्या चंद्रमा पृथ्वी पे ज़्यादा बल गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है या पृथ्वी लगाती है, मैंने कहा बराबर। अब इसका जो मेन रीज़न है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स ने क्या बोला था, सर इसाक न्यूटन ने, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर क्रिया की एक अपोजिट प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें क्या था, उतने ही बल से जितनी पृथ्वी, जितना गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींचने में लगाती है चंद्रमा को, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण ही चंद्रमा भी उतना ही लगाता है। अब क्वेश्चन जो अगला हमारा बनता है क्या है, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, अगर मून जो है पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है, देन व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, तो पृथ्वी उसके ऊपर क्यों नहीं जाती। तो लास्ट वॉइस मैसेज को आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको उसमें बताया था कि कैसे हमें पृथ्वी जो है, अगर हर वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण, तो हमें पृथ्वी ऊपर उठती हुई नज़र क्यों नहीं आती। तो मैंने आपको उस टाइम अच्छी तरह समझाया था, जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ जिसमें मैंने बताया था F इक्वल्स टू एम ए एंड A इक्वल्स टू F अपॉन एम, कि जो एक्सीलरेशन है, जो त्वरण है, वो कभी भी मास के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो मास के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब पृथ्वी का तो मास बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी समझाया आपको, आप दोबारा उस वॉइस मैसेज को दोबारा सुनना इस क्वेश्चन के लिए, जब मैंने आपको बताया था कि F इजिकल टू एम ए, बड़े आराम से ध्यान से वॉइस मैसेज में मैंने आपको उसको सेंड किया हुआ है, तो इससे आप दोबारा इसे आप देखेंगे तो F इक्वल्स टू न्यूटन जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो F इजिकल टू एम ए होता है और A इक्वल्स टू F अपॉन एम होता है। तो एक्सीलरेशन जो है m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब क्योंकि पृथ्वी का मास जो ज़्यादा है, पृथ्वी का मास जो हमारा ज़्यादा है, इस कारण से वो हमें प्रतीत होता ही नहीं ऊपर की ओर उठता हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसको मिटाते हैं, रजिस्टर। Okay. The question is, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है सीधा ऊपर, जब उसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहे हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना है, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, यानी उसकी अधिकतम ऊंचाई जहाँ तक कि वो बॉल पहुँचेगी, हमें ये चीज़ निकालनी है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कह रहे हैं बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वो दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी से अगर हम उसको फेंक रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कब उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई हम 49 वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जो है 0 हो जाएगी। अब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, मैंने कहा कोई चीज़ नीचे आ रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो इस g की वैल्यू जो है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। हमसे क्या पूछ रहे हैं ये, फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, यानी कितनी हाइट तक वो पहुंचेगी ऊपर, हमें इसकी हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालनी है तो अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, हमें यहाँ पे कहीं भी टाइम गिवन नहीं है, तो इसमें हमारा न्यूटन का कौन सा
नियम, यानी इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी? हमारी 3 इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताई हैं। क्या? v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी बताइए वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही बताइए। अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट या गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंगली किसी को कोई काम करते हैं तो हमारी ये अभिक्रियाएं बदल जाती हैं। ये हमारी हो जाती है v इजिकल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी है। देखो, अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही है तब तो हमारी ये तीनों इक्वेशन काम करती हैं। अब हम वस्तु को अगर ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो वो जो उसका एक्सेलरेशन है, त्वरण, वो हमारा जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये हमारा h हाइट, जो डिस्टेंस है वो हाइट h बन जाएगी और ये बन जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इस तरह बन जाएगा। और तीसरा वाला ये हमारा बन जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये हमारी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। पहले इस चीज़ को नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने क्वेश्चन का लिख दिया कि हमने इतनी वेलोसिटी से किसी वस्तु को ऊपर फेंका, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 49 मीटर पर सेकंड होगी और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। अब जो हमारा त्वरण है, त्वरण, अब त्वरण में क्योंकि ये हमारा अब जी कहलाएगा, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, अब ये जाएगा माइनस में, क्योंकि हम ऐसे फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो हमें हाइट निकालनी है। अब आपके पास ये 3 अभिक्रियाएं हैं, तो इसमें से कौन सी हमारी लगेगी ये आपको देखना है, कौन सा फॉर्मूला। अब आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या ये लगाना है, या हमें ये लगाना है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें भी टाइम आ रहा है, इसमें भी टाइम आ रहा है, पर इसमें कहीं भी टाइम नहीं है। इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसे। फॉर्मूला हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। तो v हमारा कितना है 0, u कितना है हमारा 49 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, g है -9.8 और h हमें निकालना है, h हमें निकालना है। ये तो 0 स्क्वायर का 0 स्क्वायर हो गया। अब हम 49, ये 49 है या 4.9 है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा वेलोसिटी इसकी है 49 मीटर पर सेकंड, है नो प्रॉब्लम। और 49 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 49 मल्टीप्लाई 49 कितना आ गया 9 में 81, 9 चौक 36, 36 और 8 44, ठीक है। 4 में 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 1 6 4 10 14, 5401, ये आ गया 5401। अब यहाँ पे आ गया ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 को मल्टीप्लाई 2 से क्या, 2 8 16, 2 में 18 और 1 19, माइनस 19.6 प्लस माइनस 19.6, ये आप ध्यान से देखिए। तो यानी 5401 माइनस 19.6 इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से, उतारिए इसे जरा। अरे बेटा ये 2401 आएगा, 2401, इट इज 2401। इसे चेक कर लें। और इसके साथ ऊंचाई हमारी h, ठीक है। तो ये हो गया 2401 इक्वल्स टू 19.6 h, और h इक्वल्स टू 2401 अपॉन 19
डेसिमल को हटा दें, ऊपर 10 का 0 आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने किसी वस्तु को ऊपर फेंका है तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो हमने देखा हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, हमने अपना फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और उसको हम निकालते गए। इसको देख लें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 81, 36, 39 और ये 4 में 36, 3, 16, 19। ठीक है बेटा। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे हम और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे इसमें अब हमारे क्या क्या चीज़ बची है। ग्रेविटेशन में हमारा मोस्टली कवर हो गया है, फिर हम इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आप इसको इतना रिवाइज़ करें, बाकी आपकी किताब के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको रिवाइज़ करें, हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।